प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री बने रहने की रिकॉर्ड में नंबर 2 पर आ गए। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। अगर आप इंदिरा गांधी का 80 से 84 का कार्यकाल निकाल दें तो वैसे 16 साल कुल प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, 15 साल करीब रहे इंदिरा जी, 11 साल प्रधानमंत्री को हो जाएंगे और अगले 4 वर्ष आप जोड़ लीजिए तो 15 भी नरेंद्र मोदी के पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बात अभी निशिकांत दुबे ने कह दी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बगैर तो हम 150 की पार्टी हैं, 150 सीटों की पार्टी हैं। क्या ये बात सच है? जरा एक बार फिर सुन लेते हैं उनकी बात। तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। चलिए तो पंच अब बताएं अपनी राय। मारती जी पहले आप सहमत हैं आप इस बात से मोदी जी ना हो तो 150 सीट मिलेगी भाजपा को? सौरभ, आज से 25 साल पहले जब मैं पत्रकार बनी और गांव-गांव जाते थे इलेक्शंस के टाइम पे, और तब हम यही सुनते थे कि कौन सी पार्टी को, वो इंदिरा गांधी की पार्टी को वोट देंगे। तो अब जो निशिकांत दुबे ने आज कहा है, मुझे अफसोस है कि हम उस कगार पे हैं जब हम दोबारा से इतिहास को रिपीट करने वाले हैं। एक कल्ट जो बना था इंदिरा गांधी जी का, कि उनके मरने के कई सालों के बाद अभी भी गाँव में आप जाएंगे तो अगर प्रियंका गांधी जाती है तो वो प्रियंका गांधी से नहीं, इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है। और कई लोग तो मन में ही बना के बैठे हैं कि हाँ, नेहरू और इंदिरा की पार्टी को वोट देना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे देश प्रगति करे या नहीं करे, चाहे नौकरियां मिले या नहीं मिले। और पार्टी कहीं नहीं है। वो जो कल्ट बना था इंदिरा और नेहरू का, वो दोबारा से, जो निशिकांत दुबे ने कहा है, अगर ये सच है कि पार्टी आज कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता कहीं नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पे वोट लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि कितनी प्रगति हुई है, क्या पार्टी ने काम किया, क्या पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए काम किया कि नहीं। और आज जो निशिकांत दुबे ने कहा है कि बीजेपी तो सिर्फ 150 की पार्टी है, तो ये तो चिंता का विषय है। और मुझे वैसे जब वो कहते हैं कि मोदी जी होते हैं तब हमको 300, 280 या 240, 250 आता है, तो मतलब मोदी जी कुछ करते हैं तभी तो लोग वोट देते हैं ना। वो कल्ट वाली बात आपकी ठीक हो सकती है कि लेकिन मोदी क्यों? लेकिन अगर अपने काम के लिए ही ना। लेकिन अगर कार्यकर्ता सिर्फ मोदी के बलबूते पे आज डिपेंडेंट है तो वो यही दिखाता है कि पार्टी बहुत कमजोर है। ठीक है। पार्टी में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कार्यकर्ता को क्या काम करना चाहिए। सिर्फ मोदी जी काम करेंगे उससे काम नहीं चलेगा। बताइए रंजी, पहले तो बताइए सहमत हैं आप उनकी बात से? नहीं, मैं निशिकांत की बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं निशिकांत इसलिए कहता हूं कि मेरा बैचमेट है। क्या बात तो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ यहां खड़ी है। पोस्ट नरेंद्र मोदी वो यहां होगी। सीटों में आकलन निशिकांत जी का हो सकता है, उनकी बात ठीक है, लेकिन मोदी जी लार्जर देन लाइफ है सर। आज कितनी भी चीजें कर लो आप, इतना असंतोष होता है। आप देखो चुनाव के समय आप सब लोग जाओ, सारे कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता नाराज थे उत्तर प्रदेश के। बिल्कुल, थोड़ी नाराजगी दिखी भी, लेकिन सरकार मोदी की बनी। नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेतृत्व को इस तरह विकसित कर लिया है कि आप सैद्धांतिक रूप से ये सब कह सकते हैं कि संगठन से बड़ा हो गया, कल्ट हो गया। उस आदमी ने अर्जित किया है ना, ही अर्न दैट कल्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी परिवार से आया और परिवार की जो पिछले बैकग्राउंड की छवि थी उसने उसको कल्ट बना दिया। इंदिरा गांधी ने अपना कल्ट बनाया नहीं, उनको बनाया मिला, क्योंकि वो पंडित जी की बेटी थी। ये फर्क है। क्योंकि आज आंकड़े की भी बात हो रही है इंदिरा जी और मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए जो कल्ट बनाया वो उन्होंने अर्न किया, जनता का विश्वास अर्जित किया है। कोई अर्जित विश्वास नहीं मिला जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये अंतर है जो पॉलिटिकल साइंस के एनालिसिस होते हैं कि कल्ट बना लिया और संगठन से बड़े हो गए, व्यक्ति बड़ा हो गया। व्यक्ति क्यों बड़ा हुआ ये ज्यादा, क्या इसका मतलब ये है कि संगठन निष्क्रिय हो गया?
नहीं, इसका यह मतलब नहीं है कि संगठन निष्क्रिय हो गया। संगठन को एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिसने, अब अगर उन्होंने अमित शाह को अध्यक्ष नहीं बनाया होता, प्रधानमंत्री बनते हो, तो क्या भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती? नेतृत्व जो होता है, ये बड़ा, निशिकांत जी ने जो कहा ना, वो बड़ा ही एक सामान्यीकरण की तरह का स्टेटमेंट है। इसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर मजबूत करना। क्या किसी ने सोचा था, क्या संगठन की ताकत थी कि 73 सीट उत्तर प्रदेश में आ गया था? क्या संगठन की ताकत थी कि 303 सीट आ गई थी? मैं मानता हूं कि संगठन की ताकत के साथ जब तक नेतृत्व का भरोसा और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं जुड़ती है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए संगठन तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संगठन को एक चेहरा तो चाहिए ना, कि जो सामने जनता के सामने लाया जा सके। भाई जवाहरलाल नेहरू के समय भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, विपक्ष था नहीं। नेहरू बहुत बड़ा चेहरा थे पार्टी के, आप सबसे बड़ा चेहरा अपना वो थे। इंदिरा गांधी के समय पार्टी की सबसे बड़ी चेहरा इंदिरा गांधी रही। भारतीय जनता पार्टी में अटल आडवाणी जी का चेहरा रहा, अटल जी चेहरा रहे पार्टी के। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपने आप को मतलब प्रदर्शित किया है देश के अंदर, 13 साल लगभग, मतलब गुजरात में अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखने के बाद 2014 में आए, तो जनता ने उनके ऊपर जो भरोसा किया है, संगठन पर पार्टी और सरकार, संगठन जिस तरीके से अमित शाह ने काम किया, चेहरा तो आपको वोटिंग के समय लगेगा ना कि भाई हमारा चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। बाकी राज्यों में भी अगर आप हारते तो क्यों हारते, कि आपके पास कोई बहुत बेहतर विकल्प चेहरे का नहीं हो पाता है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जनता को बताया कि भाई मैं हूं, वो मोदी है तो मुमकिन है। जो मोदी पे जनता का भरोसा है कि भाई मोदी के रहते सब कुछ अच्छा होगा, देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश विकास करेगा, हमारी बात सुनी जाएगी, और हम जिस व्यक्ति के नाम पर वोट दे रहे हैं वह वोट सार्थक जाएगा। जो वादा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूं तो वो मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, उस गारंटी का वोट तो निशिकांत जी के बयान पार्टी को किसी बैड लाइट में नहीं दिखाता आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि वो पार्टी की मजबूरी, प्रधानमंत्री मोदी तो है, आप दोनों पक्ष में आप देख सकते हो, ये मजबूरी में भी आप देख सकते हो और एक ताकत के रूप में भी देख सकते हो। उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया वो कहा कि पार्टी की मजबूरी है आज, तो वो यही दर्शाता है कि पार्टी अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक, हाँ, एक लाइन में बस निशिकांत जी का बयान केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दिया गया बयान है। इसको इतना ही समझिए और उतना ही विश्लेषित ध्यान दिया जा रहा है। अब ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के समय पता चलेगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी जो आप तस्वीर देख रहे थे, ये तो उनकी यूके विजिट की है, जहां एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अब उनका जो अगला पड़ाव है वो है मालदीव, और मालदीव वो पहुंचे, उनका वहां जबरदस्त स्वागत किया गया। 2 दिन के दौरे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव गए हैं, उनके 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनकर। प्राइम मिनिस्टर मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मिले, उनके आमंत्रण पर वहां पर गए हैं। उनकी ये मालदीव की तीसरी यात्रा है, लेकिन मोइजू के वहां के नेता, शीर्ष नेता बनने के बाद पहली यात्रा हो रही है। आपको याद होगा कि जब ये आए और ये बने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं, तो उससे पहले ये बिल्कुल एंटी इंडिया क्रूसेडर की भूमिका में थे। इंडिया आउट, ये इनकी पार्टी का नारा था, कैंपेन था। उस कैंपेन पर ये जीते थे। वहां पर हमारी एयरफोर्स की कुछ एक बड़ी नॉमिनल सी प्रेजेंस भी रहती है, कुछ जहाज हमने इनको हेलीकॉप्टर वगैरह दिए हुए हैं सर उसके रख रखाव के लिए, तो वो भी कि नहीं, इनको भी वापस भेजो। भारत में बड़ा बैकलैश हुआ। मोदी जी उसके बाद मुझे लगता है शायद गोवा गए थे, किसी वो नहीं लक्षद्वीप शायद थे, लक्षद्वीप गए थे। आपने विजुअल दिखाया, हाँ, बीच की तस्वीर दिखाई दी। तो भारत में कैंपेन चल गया, कोई मालदीव नहीं जाएगा, वहां कुर्सी लगा के बैठे थे। हाँ, सब मोदी जी ने कहा है सब भारत में हॉलिडे करो, लक्षद्वीप जाओ, मालदीव जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर वो चीन के साथ उनकी नजदीकियों की बातें होने लगी। फिर क्या बदला, ये आपको बताएंगे बहल साहब, कि आज मोदी जी को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है, और ये पहला स्टेट विजिट है किसी नेता का मोइजू के कार्यकाल में, फर्स्ट स्टेट विजिट, जिसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन किया। क्या बदल गया सर? सौरभ जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ये आए थे पावर में इंडिया आउट कैंपेन के, हमारे 2 एलए जहाज थे वहां से मूव आउट कर दिए गए। इंटर आइलैंड जो मूवमेंट होती थी, जो बोट्स थी, उसमें भी हमारी बहुत मदद थी, वहां पे ब्रिजेस बनाने में मदद थी। लेकिन अभी क्या चेंज हुआ है? अभी ये चेंज हुआ है कि उनको रियलाइज हो गया है कि भारत के बिना उनका और कोई भी रास्ता नहीं है। $400 मिलियन की उनको जरूरत थी, तो सिर्फ भारत ने दी उनको उस समय जब वो मुश्किल में आ गए थे। और साथ में उनको यह भी पता है कि जैसे 1986 में एक बार जो कुछ
पायरेट्स ने आके उनके आइलैंड को कंट्रोल किया था, तो सबसे पहले भारत ने रिस्पॉन्ड किया था और वहां से वो भाग गए थे। बाद में वो पायरेट्स सब पकड़े भी गए थे। तो अगर कोई भी ऐसा देश है जो उनकी मदद कर सकता है उस टाइम पे जब उनको जरूरत है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है भारत, तो वो भारत की तरफ ही देखते हैं। और ये चीज उनको अब समझ आ गई है 2 साल के बाद। और वो ये इसलिए भी समझ आई है कि चीन हमेशा अपना फायदा सोचता है। जब भी किसी को कोई मदद देता है वो कभी एड नहीं देता, वो हमेशा लोन देता है, उसको डेट ट्रैप में फंसाता है और उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट हमने करता है। एड दी है, हमने मोर और लेस उसको एड दी है। वो कई तरीके होते हैं उसको, लॉन्ग टर्म लोन बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ। करेक्ट। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा था कि मोदी सरकार ने अपने सारे पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर लिए हैं। नेपाल से खराब, बांग्लादेश से खराब, पाकिस्तान से खराब, श्रीलंका से भी खराब, मालदीव से भी खराब। और उसमें श्रीलंका और इनका उदाहरण दे करके ये बताया हुआ था कि इन दोनों देशों को चाइना के ट्रैप में फंसने की गलती का एहसास हुआ, इनको भी हुआ और कोलंबो को भी हुआ। और अब उनको ये समझ में आ गया है कि भारत कम से कम, जैसा आप कह रहे थे, जरूरत के वक्त यही देश खड़ा फर्स्ट होगा। रिस्पॉन्डर यही है। देखिए सौरभ, बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगी श्रीलंका और मालदीव्स को कि चाइना के ट्रैप में फंस गए और उसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेशनशिप जो है वो हर दिन समान नहीं होते। कुछ ही समय पहले मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए, आज हमारे साथ गले लग रहे हैं। तो ये पूरी कैबिनेट लेके आए थे, बिल्कुल, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, खुद प्राइम मिनिस्टर, सब एयरपोर्ट पे थे। बिल्कुल, और अब आज गले लग रहे हैं। लेकिन ये मत मान के चलिए कि कल के दिन या कुछ दिनों के बाद ये रिलेशनशिप उतना ही मजबूत दिखेगा जितना आज दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये गुंजाइश नहीं है कि आपका कोई परमानेंट। ये तो बात आपकी ठीक है। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि इंडिया को भी जो डिप्लोमेटिकली बहुत नुकसान हुआ है, इनफैक्ट पहलगाम अटैक के बाद, उसमें मुझे लगता है कि हाँ, ये एक सिल्वर। क्या हुआ हमें? जो प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार, अच्छा, जो ट्रंप की बात, हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार हम लोगों को लगातार ही बोल रहे हैं कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ। हमने ये भी देखा कि किसी ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तान को गिल्टी नहीं ठहराया। डिप्लोमेटिकली हम लोगों को भी काफी ज्यादा सेटबैक्स जैसे कहावत कही जाती है, अंग्रेजी कहावत, हिंदी में उसका मतलब ये आरती जी कि दुनिया में जीत और हार होती है, ये गलत है बात। या तो जीत होती है या सबक होता है। हाँ, तो सबक हमको भी लेना चाहिए। तो हमें ट्रंप का सबक मिल गया है। बिल्कुल, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में हर दिन समान नहीं होता है। आज अच्छा दिन है। अब ये खबर, ये बड़े इंटरेस्टिंग खबर है। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द हटाने को लेकर सरकार ने संसद में लिखित जवाब दिया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में ये लिखित जवाब दिया है। लिखित जवाब क्या है मैं आपको बताता हूं। होल्ड। विवाद क्या है कि ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जोड़े, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये दोनों शब्द मोरारजी की सरकार आई, मोरारजी भाई की सरकार आई, उन्होंने भी नहीं हटाए। विवाद कहां से आया है फिर दोबारा? ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि ये जो दोनों शब्द इमरजेंसी में डाले गए थे, ये जो बिल्कुल अनुचित था और इनको हटाने पर विचार करना चाहिए। इस पर सरकार के भी कुछ एलिमेंट्स ने या बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस पर बोलना शुरू किया। लेकिन अब क्या कह रही है सरकार? कानून मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि कुछ समूह, कुछ ग्रुप्स इन शब्दों पर पुनर्विचार के लिए राय व्यक्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। इनकी सार्वजनिक चर्चा या इस पर एक माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन यह सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। न सरकार इस बारे में विचार कर रही है, न हमारा इन शब्दों को हटाने का कोई इरादा फिलहाल है। ये राज्यसभा में लिखित जवाब है। खामखा की हाय तौबा थी इतनी। सर, आपने, सौरभ जी, आपने जो अभी बताया दर्शकों को, उसमें एक शब्द था अभी। उस अभी में ही खबर है। देखिए, दत्तात्रेय होसबाले जी ने भी यही कहा था कि इस पर एक राष्ट्रव्यापी विमर्श होना चाहिए कि क्या उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। सरकार से जब भी आप पूछोगे, सरकार कहेगी कि अभी तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिए। तो सरकार का ये जवाब, ये तो लिखित उत्तर उसी किसी प्रश्न के जवाब में दिया होगा अर्जुन राम मेघवाल जी ने। लेकिन मुझे लगता है
कि इस शब्द पर सचमुच गंभीरता के साथ पूरे देश में विचार विमर्श होना चाहिए, जो दत्तात्रेय होसबाले जी ने कहा। और विमर्श तो किसी भी विषय पर होना नहीं, चाहिए। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मैटर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कोट किया गया है और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर यह कहा था कि जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसको कम्युनिस्ट चश्मे से मत सोचिए, ना देखिए। सोशलिज्म का मतलब एंटी कैपिटलिज्म नहीं है। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म भी चल सकता है और सोशलिस्ट भी हम हो सकते हैं। और दूसरा, जहां तक सेक्युलर की बात है तो ये तो भारत की आत्मा में है। लेकिन सौरभ जी एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की इस परिभाषा को तो हम मान लेते हैं बड़ा आसानी से, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट जब हिंदू धर्म के बारे में परिभाषित करता है कि वो एक जीवन जीने की शैली है, तो उसको नहीं मानते। ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, इसलिए इस पर विमर्श की आवश्यकता। बताइए, ये मामला खत्म हो जाएगा इसके बाद? मुझे लगता है लगभग खत्म है। देखिए, अटल जी बिहारी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, पहली बार तो 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीने के लिए बने, और जब 99 में बने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि अब तो बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या आप संविधान के ये शब्द हटाने वाले? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये दोनों शब्द भूजल की तरह संविधान में बहते हैं और कुछ काम काले दिनों में होते हैं, लेकिन काले दिनों में किया गया सारा काम काला नहीं होता है। अच्छा, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। अटल बिहारी ने बहुत स्पष्ट उस समय ये बात कहा था और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम इस पे विचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को अगर लगता तो 11 साल से देश के प्रधानमंत्री है, संविधान उन्होंने तो संहिता बदल दी, पूरी हर काम का कोई समय तमाम होता बदल है दिया उनके। नहीं, आप तय मानो, ये नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में नहीं करने वाली। प्रधानमंत्री मोदी को अगर लगता है कि हटाना है तो ये प्रधानमंत्री मोदी अपने पहले कार्य, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बहुमत की और बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, वो पहले कार्रवाई कर लेते हैं। सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि इस पर सरकार किसी तरह का विचार नहीं करेगी। अभी जरूर कहा है, लेकिन तय मानो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से चैप्टर क्लोज हो चुका है। एक लाइन बस खाली इसमें जोड़ देता हूं, उसी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया था। बस चलिए आगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति को लेकर के जितने नाम चले, आज हमारे पैनल में 3 ऐसे मेहमान हैं जिनसे इस विषय पर बात नहीं हुई। समीर जी से तो रोज हो रही है इस पर, लेकिन कोई नया नाम होगा तो समीर जी भी बताएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक का क्या सोचना है, ये मैं आपको बता सकता हूं। आज खबर ये आई कि इंडिया ब्लॉक ने ये तय किया है या ऐसा सोच रहा है कि हम एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार दें, क्योंकि कई बार हुआ है ऐसा पहले भी कि भाई 2 से ज्यादा उम्मीदवार हो गए, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल बाइपोलर कॉन्टेस्ट रहे, ये एक एनडीए का उम्मीदवार हो और एक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो। विपक्षी दलों का ये मानना है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, वो ये मानते हैं, लेकिन फिर भी एक संदेश देने के लिए, अपने वोटरों को संदेश देने के लिए हमें इस चुनाव को लड़ना चाहिए। तो ये भी जो एक चर्चा शुरू हुई थी कल, और ये रेवंत रेड्डी के बयान से ही शुरू हुई थी कि अगर ये बंडारू दत्तात्रेय को बना दें एक तेलुगु भाषी को, तो मैं अपने नेतृत्व से बात करूंगा कि आप भी समर्थन कर दीजिए। अब ये लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है, इलेक्शन तो होगा। वैसे विपक्ष ने साल 2012 में जसवंत सिंह, साल 2017 में गोपाल कृष्ण गांधी और 2022 में मार्गरेट अल्वा को अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। दोनों सदनों की प्रभावी संख्या इस वक्त 782 है और वीपी पोस्ट के लिए चुनाव के लिए जीतने वाले पक्ष को चाहिए 392 वोट, बशर्त ये सारे जितने उस वक्त हाउस जितने अभी स्ट्रेंथ हम मान के चल रहे हैं वो सब के सब वहां पर हों। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग, आपका कोई फेवरेट नाम या आपको लगता हो कि ये नाम आगे जा सकता है इसमें? सौरभ जी, सुनने में तो आया है कि शशि थरूर का नाम बहुत चल रहा है। किस साइड से? ये आपको आश्चर्य होगा कि ये तो बीजेपी वाले ही ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे तो मालूम है। तो एनडीए के नॉमिनी शशि थरूर होंगे आपको लगता है? हाँ, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर तो कोई कंसेंसस है दोनों तरफ से, तो हो सकता है लगता कि नहीं। वो होगा नहीं लगता। लेकिन मुझे एंड में लग रहा है कि सरप्राइज ही होगा इस बार भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो यूएसपी है, वो सरप्राइज देते हैं। बैल साहब, आपने कोई नाम सुने? जी, नाम तो मैंने नीतीश जी तक का भी सुना है और शशि थरूर का भी सुना है, लेकिन मेरी अपनी फीलिंग है कि मोदी जी कभी भी अपनी बात किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं। एक टोटली वो सरप्राइज पूछिए आप। सरप्राइज रिजल्ट आता है और आप देखिएगा नाम बीजेपी से ही होगा और ऐसा होगा जो हम लोग गेस नहीं कर सकते। होगा बीजेपी का। अदन जी? मैंने कुछ नहीं सुना है सर।
मैंने कोई नाम नहीं सुना मैंने कि, लेकिन ये जो INDIA गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रयास जरूर किया जाएगा कि इससे एक यूनाइटेड फ्रंट होने का, किसी तरह जो खंड पाखंड बिखर गया है ये अपना INDIA गठबंधन। भाई केजरीवाल जी तो अलग ही हो गए, बिल्कुल हो गए। केजरीवाल जी भी खड़े कर सकते हैं अपने उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय पार्टी है वो, जो भी अर्हता होगी उसमें कहीं कोई पार्टी मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन अगर ऐसा सोच रहा है तो वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको, एक दिखावे के लिए है। ये तो वो जानते हैं कि हम हारेंगे। और एक उससे ये हो जाएगा कि सारे दल एक साथ हैं, एक संदेश। एनडीए का कोई नाम सच में नहीं बताने वाले आप? सर मैंने कोई नाम सुना ही नहीं है सर। इंडिया गठबंधन से, कि आपको खबर दे दूं, शरद पवार से पूछा गया है। अच्छा, शरद पवार से पूछा गया है कि क्या आप इंडिया गठबंधन के मतलब एक उम्मीदवार बन सकते हो। शरद पवार के पास कहा गया भी, शरद पवार ने कुछ जवाब नहीं दिया है। और जब तक इंडिया की सवाल की बात, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा गया है कि भाई मतलब मुझे हैरानी ये है कि राष्ट्रपति का होता तो मैं मान लेता। हाँ, वही उपराष्ट्रपति के लिए अब तो क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति तो बन ही नहीं सकते। उपराष्ट्रपति बन गए तो ठीक है, कम से कम 5 तक तो पहुंच ही गए। जहां तक इंडिया गठबंधन के सवाल है तो सर प्रधानमंत्री मोदी सबके सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। ये बात तो कह रही है। एक खबर आपको मैं और देता हूँ, आज इंटरनेशनल खबरों में इसकी बड़ी चर्चा है। वैसे तो 2 हैं लेकिन समय कम रह गया। थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई हुई है, आपने सुना होगा ना। और वो लड़ाई हुई है किस लिए? वो मंदिर को लेकर लड़ाई हुई है। शिव जी का 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है जो कि बिल्कुल उनकी सीमा पर है, और उसको लेकर के झगड़ा इनका बहुत सालों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है। और ये बीमारी भी जो है पश्चिम वाले दे करके गए थे, यहाँ शायद फ्रांस ने दी थी। हमारे यहाँ बीमारी जो है वो अंग्रेज, ये ब्रिटिशर्स दे करके गए थे। किसी ने बैठ करके एक मैप देखा और काट दी लकीर, यहाँ से बीच में ये कंबोडिया, ये थाईलैंड। अब वो दोनों देश लड़ रहे हैं क्योंकि वो जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी, उसको आप मान लीजिए, बहुत प्राचीन मंदिर है। दोनों कहते हैं कि ये हमारी सीमा के अंदर आना चाहिए, लेकिन इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया गया। उसने ये अवार्ड कर दिया कंबोडिया को। अब उसके आसपास कुछ 4.5 हेक्टेयर जमीन भी है, उसको लेके झगड़ा अभी भी चल रहा है। तो एक ने तोप चला दी, दूसरे ने F-16 फाइटर जेट वहां पर भेज दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सौरभ जी। ये फ्रांस की कॉलोनी थी 1907 में। इसका एक मैप था जिसमें उन्होंने सब कुछ तो कर दिया डिमार्केट, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी जगह है एमरल्ड ट्रायंगल। लेकिन वो जो एमरल्ड ट्रायंगल उस समय नाम नहीं आया, ये नाम 2000 के बाद आया, लेकिन उस एरिया को इन्होंने जो कॉमन एरिया की तरह रखा, जैसे कि चाहे वो थाईलैंड है, कंबोडिया है या फिर लाओस, ये 3 कंट्रीज उसमें आते हैं। 2011 के अंदर यहाँ पे फिर झड़प हुई थी, और ये हमेशा रहा है टेरिटोरियल एम्बिशंस के अंदर दोनों कंट्रीज का। इस बार भी जो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे जो अहम बात आ रही है, कंबोडिया ने 25 टूरिस्ट को भेजा था अपने आर्मी सोल्जर्स के साथ। तो उन्होंने वहां जाके क्या किया, उन्होंने कंबोडियन नेशनल एंथम को प्ले करना शुरू कर दिया, बोलना, गाना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उकसाने का इशू था। उसके बाद आपको याद होगा, इसमें 2 चीजें कहूंगा। प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि स्टेटमेंट उन्होंने उनके फेवर में दी थी कंबोडिया के। लेकिन जब ये अटैक्स होने शुरू हो गए हैं, इसमें कहा जा रहा है इवन चीन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि चीन इस पूरे एरिया को अपनी टेरिटरी, एक्सटेंडेड टेरिटरी देख के समझता है, और कंबोडिया उसके क्लोज है, और कंबोडिया ने उकसाया है थाईलैंड को अटैक करने। बस समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आरती जी का बिल्कुल मैम 10 सेकंड में कमेंट चाहिए आपका। नाइंसाफी है स्टिल। फ्रांस कह रहा है हम गाजा को इस बार, फिलिस्तीन को इस बार मान्यता दे देंगे यूएन जनरल असेंबली के सेशन के अंदर। इस पर अमेरिका ने और नेतन्याहू ने, इजरायल ने खूब कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत तो ऑलरेडी मानता है पैलेस्टीनियन स्टेट को, टू नेशन थ्योरी को मानता है। क्या कहना देखिए, भारत का स्टैंड जो है मॉरलिस्टिक है, और हमेशा हम लोग कह रहे हैं कि इजरायलियों को पूरा अधिकार है कि वो रहे, और इजराइल की जो स्टेट है पूरा अधिकार है वो रहे। लेकिन साथ ही साथ जो गाजा में लोग रह रहे हैं, वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, उनको भी पूरा अधिकार है कि उनके पास अपनी स्टेट हो और वो रहे। और मुझे लगता है कि ये अगर यूरोप में आज मैक्रोन बोल रहा है और बाकी अगर लीडर भी खड़े हो जाते हैं, तो नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल यूके ने भी सपोर्ट किया है गाजा पैलेस्टीनी स्टेट के समर्थन में, उन्होंने बिल्कुल, और वो सही भी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुक्रिया। आज समय इतना ही था। आरती जी बहुत शुक्रिया आपका, एयर कमांडर साहब, बैल साहब शुक्रिया आपका, समीर जी, अरन जी बहुत धन्यवाद।